जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अकॉर्डिंग 28 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल प्रश्न और सबसे सटीक उत्तर के साथ ये जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी साथियों 28 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखिए साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न जो ये आपके सामने दिखाई दे रहा, ये 28 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। क्या कहता है कि 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके। तो साथियों, इसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं, तब उत्तर बताएंगे। तो देखिए साथियों, रविचंद्रन अश्विन को जो है दिया गया था। वर्ष 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री थे। और प्रमुख तथ्य ये है साथियों कि इसमें 23 महिलाएं थी और 10 विदेशी या NRI, PIO, OCI कैटेगरी के लोग थे और 13 हस्तियां ऐसी थी जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए। तो इसके अकॉर्डिंग, इस जानकारी के अनुसार साथियों, आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या सही जवाब हो जाता? ऑप्शन साथियों डी एकदम सही जवाब हो जाता। डी एकदम सही जवाब हो जाता। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये पूछा गया था आपसे कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। ये साथियों 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके। और साथियों इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते, तब ऑप्शन हम बताते हैं आपको। देखिए साथियों, G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा के कनाना इस्किस अलबर्टा में 15 से 17 जून 2025 तक आयोजित किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी साथियों, प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज, बिल्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेलरेटिंग द डिजिटल ट्रांजिशन एंड सिक्योरिंग द पार्टनरशिप ऑफ द फ्यूचर। ये साथियों इसकी थीम थी। और ये साथियों कनाडा के कनाना इस्किस अलबर्टा में 15 जून से 17 जून 2025 तक आयोजित किया गया था। इस जानकारी के अनुसार साथियों आपका क्या उत्तर सही हो जाता? उत्तर साथियों सी एकदम सही जवाब हो जाता। उत्तर सी। देखते हैं साथियों नेक्स्ट साथियों, ये प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि 2025 में किस पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो किस पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। कौन? सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान, आर्मेंडो एंगोलो काल्को, ये दिए गए थे। तो इसके बारे में भी जानकारी देख लेते। देखिए ये जो है साथियों सुभाष राणा को दिया गया था वर्ष 2024 में। जो वर्ष 2024 का साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार है, वही को 2025 में प्रदान किया गया है। ठीक है, वितरण 2025 में किया गया, लेकिन हिसाब से देखा जाए तो ये 2024 का है। तो 2024 में कुल 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से 3 कोच को नियमित श्रेणी में और 2 को लाइफ टाइम श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया। तो देखिए सुभाष राणा को साथियों पैरा निशानेबाजी और दीपाली देशपांडे को निशानेबाजी और संदीप सांगवान को हॉकी के क्षेत्र में लाइफ टाइम श्रेणी के लिए दिया गया, संदीप सांगवान को। और एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के क्षेत्र में। और साथियों अरमांडो एग्नेलो कोलाको को फुटबॉल के क्षेत्र में दिया गया। ये साथियों 5 महत्वपूर्ण है आगे की शिफ्टों के लिए। तो इस जानकारी के अकॉर्डिंग आपका उत्तर क्या हो जाता है साथियों? आपका उत्तर हो जाता सुभाष राणा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों नेक्स्ट साथियों ये पूछा गया था। देखिए ये क्या था कि अंतरराष्ट्रीय बिग अलायंस IBCA की पहली महासभा कहां आयोजित की गई। तो साथियों ये 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके। तो साथियों देखिए पहले जानकारी ले लेते। देखिए अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की महासभा 2025 जून में नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई थी। यह अलायंस की पहली महासभा थी। जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता,
चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में की गई। ये हुई अध्यक्षता में हुई और शुरू कब किया गया? वर्ष 2023 में। और मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर? नई दिल्ली में। इस जानकारी के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का साथियों उत्तर आपका क्या हो जाता? इस जानकारी के अकॉर्डिंग आपका उत्तर साथियों नई दिल्ली भारत, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब हो जाता। आगे देखते हैं नेक्स्ट साथियों देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था? 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल फाइनल में विजेता कौन थी? कौन विजेता थी और किसे हराया था उन्होंने? तो साथियों विजेता कौन थी? मेडिसन कीज विजेता थी। उन्होंने आर्यना साबलेंका को हराया था। तो ये विजेता थी। इसके बारे में जानकारी और देख लेते हैं। देखिए, वर्ष 2025 में ऑस्ट्रेलिया ओपन की विजेता मेडिसन कीज थी और 2025 में फ्रेंच ओपन की विजेता कोको गॉफ थी और 2025 में विंबलडन की विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा थी और 2024 की विजेता इंडियन ओपन की ताई जू इंग। ठीक है, तो इंडिया का याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया था। नेक्स्ट ये पूछा गया था कि साथियों 2025 में प्रकाशित 2024 के सीपीआई में भारत को कितने अंक मिले? तो ये साथियों सीपीआई का मतलब भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो इसके पहले जानकारी को पढ़ लेते तब उत्तर को हम लगाएंगे। देखिए 2024 के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई के अनुसार भारत का स्कोर 38 था और उसकी रैंकिंग 180 देशों में से 96वें स्थान पर थी। और पैमाना की बात करें, पैमाना जो है ये सूचकांक अगर 0 रैंक है तो अत्यधिक भ्रष्ट माना जाता है और अगर 100 है तो बहुत अच्छा को पैमाने पर देशों को रैंक करता है। ठीक है, तो साथियों 2025 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर था जिसका स्कोर 90 था और अगले स्थान पर फिनलैंड जिसका स्कोर 88 था। उसके बाद सिंगापुर जिसका स्कोर 84 था। देखते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या, तो इसके अकॉर्डिंग सुनिए इसके अकॉर्डिंग आपका उत्तर क्या हो जाता? इसके अकॉर्डिंग आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाता। भारत का पूछा था तो भारत का स्कोर 38 रहा था और रैंक 96 रही थी 180 देशों में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया था। नेक्स्ट ये पूछा गया था साइंस का प्रश्न कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को साथियों जड़त्व का नियम कहा जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन बी साथियों एकदम सही जवाब हो जाता। इसके बारे में भी आपको हम जानकारी बता देते हैं। देखिए साथियों, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। तो न्यूटन का प्रथम गति का नियम बताता है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में या समान गति से चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो देखिए न्यूटन के गति के पहले नियम के 2 उदाहरण, एक तो ये हो गया जब कार अचानक ब्रेक लेती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं या उनको आगे की ओर झटका लगता है। और दूसरी, एक मेज पर रखी किताब तब तक स्थिर रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। तो देखिए ये एक प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था? प्रतिरोधकता किसके साथ बढ़ती है? ये 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको। इसके पहले में जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का एक आंतरिक गुण है। धातुओं में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे परमाणुओं के कंपन बढ़ जाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में रुकावट बढ़ती है और परिणाम स्वरूप प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती बल्कि पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। इसीलिए सही उत्तर तापमान में वृद्धि। इस जानकारी के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर साथियों क्या हो जाता?
ऑप्शन ए साथियों एकदम सही जवाब हो जाता। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट। आगे देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्या पूछा गया था। नेक्स्ट ये पूछा गया था कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो ये साथियों जो है किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था साथियों, इसके बारे में जानकारी देखिए। तो देखिए, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का उपयोग करके परमाणु के नाभिक की खोज की थी। उसके सोने की पन्नी प्रकीर्णन प्रयोग ने सिखाया कि परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान और धनात्मक आवेश एक बहुत छोटे घने केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे उन्होंने क्या कहा, नाभिक कहा। तो इस जानकारी के अनुसार पता चला कि साथियों रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन जो है वो साथियों परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी था। तो ऑप्शन बी साथियों 100% उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे साथियों नेक्स्ट ये पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि साथियों कोशिका विभाजन में कितनी कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो देखिए साथियों, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके। इस प्रश्न के लिए जानकारी आवश्यक है, तो पहले जानकारी को पढ़ लेते हैं। देखिए, कहता है कोशिका विभाजन के प्रकार के आधार पर संतति कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। जैसे समसूत्रीय माइटोसिस में एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो इस जानकारी के अनुसार साथियों आपका उत्तर क्या हो जाता, आपका उत्तर देखिए साथियों क्या हो जाता है, इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन सी। ऑप्शन सी साथियों इसका सही उत्तर होता है। देखिए, समसूत्री जिसको मिथेसिस कहते हैं, मिथेसिस में 2 और अर्धसूत्री विभाजन जिसमें 4 बनती है। ये अभी अभी जानकारी में बताया मैंने। तो देखते हैं नेक्स्ट साथियों देखते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था आपसे, क्या पूछा गया था, जब आप एक फुटबॉल को लात मारते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन जब आप एक पत्थर को लात मारते हैं तो आप ऊंचे हो जाते हैं, क्यों। तो साथियों इसके ऑप्शन तो नहीं मिल पाए, लेकिन इसकी जानकारी हम बता देते हैं। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्थर फुटबॉल से भारी होता है और भारी वस्तुओं का जड़त्व ज्यादा होता है। जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो उसका द्रव्यमान कम होता है और वह जड़त्व भी कम होता है, इसीलिए हमारे किक से लगाया गया बल उस पर कार्य करता है और इसीलिए वह बड़ा विस्थापन को दर्शाता है। लेकिन पत्थर के मामले में उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है और जड़त्व भी ज्यादा होता है, और जब हम साथियों पत्थर पर लात मारते हैं तो साथियों पत्थर वहीं पर बना रहता है, नहीं जाता है दूर। ठीक है, यही कारण है। आगे देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्या पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था ये कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो साथियों इसके बारे में जानकारी को पहले देखते हैं। देखिए साथियों, जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ मिलाया जाता है तो एक द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसमें अवक्षेपण भी होता है। क्योंकि बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप अघुलनशील ठोस बनता है। इस अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड भी बनता है। ये हो गई साथियों अभिक्रिया, ये हो गई अभिक्रिया। ये हो गया साथियों बेरिलियम क्लोराइड, ये हो गया सोडियम सल्फेट। तब साथियों उत्पाद के रूप में बनता है बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये देखिए बेरिलियम सल्फेट बनता है एक, यह साथियों एक सफेद अघुलनशील ठोस है जो विलयन से अवक्षेप होता है, और एक दूसरा सोडियम क्लोराइड, यह एक घुलनशील नमक है जो विलयन में ही रह जाता है। तो इस जानकारी के अनुसार साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया। ऑप्शन सी साथियों 100% सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया था। नेक्स्ट साथियों ये पूछा गया था कि द्विखंडन बाइनरी फिशन के एक चक्र के बाद कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। इसके लिए जानकारी को पढ़ते हैं। पहले देखिए, बाइनरी फिशन या द्विखंडन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जो सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में एक जनक कोशिका पहले अपने आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की प्रतिकृति बनाती है। इसके बाद
कोशिका दो समान जेनेटिकली आइडेंटिकल भागों में विभाजित होती है। परिणाम स्वरूप एक द्विखंडन चक्र के बाद दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो इसीलिए सही उत्तर दो डॉटर सेल्स। इस जानकारी के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों क्या होगा? ऑप्शन बी साथियों एकदम सही उत्तर हो जाता है इस जानकारी के अनुसार। देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया था। नेक्स्ट साथियों ये पूछा गया था, कहता है कि सोना, चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ये चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो इसके लिए जानकारी देख लेते हैं। देखिए जानकारी क्या कहता है, सोना, चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त अवस्था फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए कभी कभी पूछ लेता है कि ये मुक्त अवस्था में क्यों पाए जाते हैं, तो उसके लिए देखिए क्योंकि ये धातुएं रासायनिक रूप से बहुत कम प्रतिक्रियाशील हैं और हवा, पानी या अन्य रसायनों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती, जिससे वे अपने शुद्ध मौलिक रूप में बनी रहती हैं। तो इसके अनुसार, इस जानकारी के अनुसार इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन बी मुक्त अवस्था। ऑप्शन बी मुक्त अवस्था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यह पूछा गया था, रिम्स का फुल फॉर्म पूछा गया था साइंस के हिसाब से। रिम्स फुल फॉर्म इन साइंस तो हो जाएगा रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन सिस्टम। ये इसका पूरा नाम हो जाता। ये जो जिस भी ऑप्शन में दिया गया होता वही आपका सही जवाब होता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया था। नेक्स्ट ये पूछा गया था, पौधों में सूजन आती है जिससे आकार में परिवर्तन होता है, यह किसके कारण होता है? ये साथियों चार ऑप्शन आपको दिए गए थे। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो देखिए इसकी जानकारी को पहले पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, पौधों की कोशिकाओं में जब परासरण के द्वारा पानी प्रवेश करता है तो कोशिका फूल जाती है। इस अवस्था को तुगोर अवस्था या टर्गिडिटी कहते हैं। तुगोर दबाव के कारण पौधे सीधे और दृढ़ रहते हैं तथा आकार में परिवर्तन दिखाई देता है। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी अर्ध परागम झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाता है। तो इसीलिए पौधों में सूजन और आकार परिवर्तन का मुख्य कारण परासरण हो जाता है। तो इस जानकारी के अनुसार आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? इस जानकारी के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही जवाब ऑप्शन ए, सॉरी परासरण होगा तो ऑप्शन बी, विसरण नहीं परासरण होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया था। नेक्स्ट साथियों एक प्रश्न ये पूछा गया था कि वर्ष 2025 के जुलाई में डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात किया गया? ये चार ऑप्शन आपको दिए गए थे। इसके लिए जानकारी को देखिए, ये रहा। कहता जुलाई 2025 में भारतीय सेना और डीआरडीओ ने लद्दाख में उच्च ऊंचाई 15,000 फीट पर आकाश प्राइम नामक वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। तो इस जानकारी के अनुसार इस प्रश्न का एकदम सही जवाब क्या हो जाता है? आकाश प्राइम कहां पर है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी साथियों इसका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया था। नेक्स्ट एक ये प्रश्न पूछा गया था कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर? अगर अपवर्तनांक होता तो साथियों ये हमारा उत्तर हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो ये साथियों इसके लिए हम जानकारी को पढ़ते। देखिए यहां पर जानकारी कहता है प्रिज्म में प्रकाश का विचलन अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, जबकि अपवर्तनांक प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के साथ बदलता है। बैगनी रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और इसीलिए उसके अपवर्तनांक अधिक होता है। अपवर्तनांक और विचलन सबसे अधिक। आयाम जो है वो केवल प्रकाश की तीव्रता और चमक पर प्रभावित करता है, चमक को, बाकी विचलन को नहीं। तो इस जानकारी के अकॉर्डिंग तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा? देखिए
ये साथियों जो है विचलन विचलन साथियों अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य पर, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन सा पूछा गया था। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि आयाम आयाम निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है। तो ये तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, ध्वनि की प्रबलता, वेग, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए थे। देखिए कुछ जानकारी को पहले पढ़ते हैं। कहता है आयाम तरंग में कणों के अधिकतम विस्थापन को दर्शाता है। ध्वनि तरंगों में आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देती है, इसीलिए ध्वनि की प्रबलता आयाम के सीधे समानुपाती होती है। आवृत्ति ध्वनि की पिच को प्रभावित करती है, आयाम को नहीं। वेग और तरंग दैर्ध्य भी आयाम के सीधे अनुपाती नहीं होते हैं, अनुपातीय सीधे नहीं होते। तो सीधे अनुपाती कौन होता? ध्वनि की प्रबलता। तो इस जानकारी के अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता। ऑप्शन सी आपका प्रश्न का सही जवाब हो जाता। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। इसके ऑप्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए पीयूष ग्रंथि में साथियों, जिसको पिगमेंटरी ग्रंथि भी कहते हैं, का कई हार्मोन निकालती है। उनमें से कई हार्मोन निकलते हैं, जिनमें से एक ग्रोथ हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन नामक, और एक होता है ऑक्सीटोसिन। ये साथियों प्रमुख हैं। और साथियों इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखेंगे। और इसी को साथियों प्यूटिट्री ग्रंथि भी कहते हैं, इसी को प्यूटिट्री ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। ये साथियों सभी चीज महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं साथियों क्या पूछा गया था। नेक्स्ट एक प्रश्न ये पूछा गया था, क्या कहता है? कहता है यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र जो कि वर्तिका के शीर्ष पर होता है, इसको हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, ठीक है। तो साथियों अब इसके पहले जानकारी को हम पढ़ लेते हैं। देखिए वर्तिकाग्र फूल का वह भाग है जहां परागकण पहुंचकर चिपकते हैं, यहीं से परागकण अंकुरित होकर पराग नली बनाते हैं, जो वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचती है। यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र को हटा दिया जाए तो साथियों परागकण चिपक नहीं पाएंगे, और परागकण जब चिपकेंगे नहीं तो परागकण अंकुरित भी नहीं हो पाएंगे, और जब परागकण अंकुरित नहीं होंगे तो पराग नली भी नहीं बनेगी, और जब पराग नली नहीं बनेगी परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि निषेचन भी नहीं होगा, निषेचन भी संभव नहीं होगा। इसीलिए वर्तिकाग्र को हटाने पर ना साथियों परागकण अंकुरित होंगे और ना ही निषेचन की क्रिया होगी। इस जानकारी के अनुसार इस प्रश्न का क्या उत्तर सही होना चाहिए। तो साथियों देखिए क्या कहता है यहां पर, देखिए परागकण अंकुरित नहीं होंगे और ना ही निषेचन होगा। तो ये साथियों ऑप्शन सी जो है एकदम सही जवाब हो जाता है इस जानकारी के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं साथियों क्या प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट एक प्रश्न ये पूछा गया था कि साथियों जब प्रतिरोध बढ़ता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है। जब प्रतिरोध बढ़ता है साथियों, ये पहले भी बताया, तापमान में वृद्धि होती है। जब प्रतिरोध बढ़ता है तो तापमान में वृद्धि, ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब होता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया। एक ये पूछा गया कि कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल, कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बने विलयन का पीएच मान क्या होगा। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, इसके बारे में जानकारी को हासिल करते हैं। देखिए साथियों ये कहता है वीक बेस यानी कमजोर क्षार प्लस स्ट्रोंग एसिड की अभिक्रिया से जो लवण बनता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का होता है, मिश्रण का पीएच मान 7 से कम होगा। सभी लोग जानते हैं कि अम्लीय प्रकृति का अम्लीय विलयन का जो मान होता है वो 7 से कम होता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर क्या होना चाहिए, 7 से कम कहां पर, ऑप्शन बी साथियों एकदम सही जवाब हो पाएगा। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास में मुझे इतने ही प्रश्न एकदम सही सटीक मिल पाए
और साथियों कुछ प्रश्न जो थे वो साथियों विवादित हैं, पूछे गए या नहीं पूछे गए कंफर्म नहीं, इसीलिए उनको नहीं साथियों करा पाया, इसीलिए उनको टाइप नहीं किया। तो साथियों ये क्लास कैसी लगी, इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक करें और साथियों इसे अपने दोस्तों में शेयर करें जिनका आगे की शिफ्टों में एग्जाम है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आने वाली आगामी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।